जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के 12वें भाग यानी संघ राज्य संबंध के बारे में। इसी को संघ राज्य वित्तीय संबंध भी कहते हैं, यानी फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट भी इसी को कहते हैं। देखिए, जो संघ राज्य संबंध होता है ये 3 प्रकार का होता है, यानी केंद्र और राज्य के मध्य 3 प्रकार के संबंध होते हैं, जिसमें देखेंगे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक, केंद्र और राज्य के मध्य यानी संघ और राज्य के मध्य 3 प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो भारतीय संविधान का भाग 11 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने भाग 11 के बारे में ही डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा संघ राज्य संबंध, लेकिन वो कैसा संबंध था। भाग 11 में जो दिया गया है वो विधायी संबंध है, जिसके अंतर्गत हम विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में भी संघ राज्य संबंध का ही प्राविधान किया गया है, लेकिन वो कैसा संबंध है केंद्र और राज्य के मध्य, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का प्राविधान भाग 11 में किया गया है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कैसा संबंध है, वित्तीय संबंध है, और संघ राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का प्राविधान भारतीय संविधान के भाग 12 में किया गया है। तो ध्यान देंगे, इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने संघ राज्य संबंध की ही बात की, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 11 के बारे में डिस्कस किया हुआ था, यानी विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज भी संघ राज्य संबंध का ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कैसा संबंध होगा, वो वित्तीय संबंध होगा, यानी फिनेंशियल रिलेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे 20वीं सदी में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय होता है। लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उदय होता है, और लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के साथ ही लोक कल्याण से संबंधित लगभग सभी कार्य करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जाती है, राज्यों को दे दी जाती है। और आपको पता है, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए यानी वेलफेयर वर्क करने के लिए राज्यों को अधिक धन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो राज्य होते हैं ये आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, चूँकि इनके पास आय के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन आय के उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ये क्या हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं। और राज्य जो हैं ये अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए संघ के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक, वैसे संख्या के आधार पे देखेंगे तो संख्या के आधार पे राज्यों के पास आय के अधिक संसाधन हैं। राज्यों के पास कुल 19 सोर्स हैं, 19 स्रोत हैं, ठीक, आय के राज्यों के पास, जबकि केंद्र के पास मात्र 12 स्रोत हैं आय के। किसके पास, केंद्र के पास। केंद्र का मतलब ये संघ। ठीक, संघ के पास आय के कितने स्रोत हैं, 12 हैं, और राज्यों के पास 19 स्रोत हैं। संख्या के आधार पे तो देख रहे हैं राज्यों के पास आय की संख्या ज़्यादा है, आय के स्रोत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी जो इनकम है, इनकी जो आय है वो कम है। चूँकि ये कम आय वाले 19 स्रोत हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार के पास, संघ के पास 12 स्रोत हैं आय के, ये भारी भरकम आय वाले हैं, अधिक आय वाले हैं। तो इस प्रकार देखेंगे संख्या तो कम है केंद्र सरकार में आय के स्रोतों की, लेकिन उनका आय क्या है, ज़्यादा है राज्यों से। तो इसलिए यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि केंद्र सरकार की आय अधिक है तो उसके सोर्स की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार के आय का स्रोत कम है लेकिन आय अधिक है, जबकि राज्यों के आय के स्रोत अधिक हैं लेकिन आय कम है। ठीक है, तो यहाँ से भी कभी कभी पूछा जाता है कि केंद्र सरकार के पास आय के कितने स्रोत हैं, तो क्या बताएंगे, 12 स्रोत, और राज्यों के पास 19 स्रोत हैं। ठीक है, लेकिन देखेंगे जब से योजना आयोग का गठन कर दिया गया, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का जब से गठन कर दिया गया, तब से राज्य और भी ज़्यादा पराधीन हो गए, आर्थिक रूप से संघ के ऊपर क्या हो गए, पराधीन हो गए। और ये योजना आयोग का गठन कब किया जाता है, 1950 में। ठीक, 1950 में योजना आयोग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, और योजना आयोग के गठन के साथ ही और भी ज़्यादा पराधीन हो गए, चूँकि ये जो योजना आयोग होता है ये केंद्र और राज्यों के लिए योजना से संबंधित सुझाव देता है, सलाह देता है। और जो केंद्र सरकार यानी संघ के द्वारा जो धन दिया जाता था राज्यों को, जो आर्थिक मदद की जाती थी,
अब वो योजना आयोग के गठन होने के बाद से योजना आयोग के सलाह पे, योजना आयोग के परामर्श पे वो पैसा दिया जाता है, वो धन राज्यों को दिया जाता है। इसलिए देखेंगे एक ये बाउंड्री वॉल का काम करने लगा क्या, योजना आयोग जो 1950 में गठित किया गया। अब योजना आयोग जो गठित किया गया ये लगभग 70%, कितना, लगभग 70% ये योजना आयोग के माध्यम से राज्यों को दिया जाता है धन, और लगभग 30% ये वित्त आयोग के माध्यम से राज्यों को दिया जाता है। इस प्रकार देख रहे हैं राज्य जो हैं वो और भी ज़्यादा पराधीन हो गए, और भी ज़्यादा अधीन हो गए। ठीक, और देखेंगे अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई सरकार कोई भी कर नहीं लगा सकती। ये किसके लिए कहा गया है, राज्य सरकार के संबंध में कहा गया है कि जो राज्य सरकार होगा वो विधि के अतिरिक्त कोई भी और कर लगा नहीं सकता। जैसे अगर राज्य सरकार के आय के सोर्सेज कम हैं, आय कम है, गरीब हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कर लोगों के ऊपर अपने राज्य में लगा सकें। तो जो भी कर राज्य सरकार लगाएगा वो विधि के अनुसार लगाएगा, नियम या कानून के अनुसार लगाएगा। ठीक है, ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 265 में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना सरकार कोई भी कर नहीं लगाएगी। ठीक है, तो सरकार जो भी कर लगाएगी वो विधि बना के लगाएगी, ये अनुच्छेद 265 में कहा गया। अगर अनुच्छेद 265 में यही नहीं कहा गया होता तो राज्य अपने मनमानी ढंग से कर लोगों के ऊपर लगा सकते थे, सरकार मनमानी ढंग से कर वसूल कर सकती थी। ठीक है, और देखेंगे अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268 में बीमा योजना, चेक, हुंडी, स्टाम्प शुल्क आदि से संबंधित करों का प्राविधान किया गया। करों का प्राविधान का मतलब ये बताया गया है कि कुछ कर ऐसे होंगे जो संघ सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे, यानी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे, लेकिन उसकी वसूली राज्य सरकार करेगा और उसका उपभोग भी राज्य सरकार ही करेगा। यानी केंद्र सरकार तो कर निर्धारित करेगी, कर लगाएगी, लेकिन उसको राज्य सरकार वसूलेगा और अपना उपयोग कर लेगा, यूज कर लेगा। ये किसमें बताया गया, अनुच्छेद 268 में, जिसके अंतर्गत देखेंगे बीमा योजना, चेक, हुंडी, स्टाम्प शुल्क आदि कर आते हैं। तो ये सब कर, जैसे बीमा योजना हो गया, चेक हो गया, हुंडी, स्टाम्प शुल्क, ये सब कर कौन लगाता है, ये सब केंद्र सरकार कर लगाता है, लेकिन इसको वसूलता कौन है, राज्य सरकार वसूलता है, और इसका उपयोग भी कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। तो देखिए यही कभी कभी पूछा जाता है कि स्टाम्प शुल्क वाला ये कर कौन लगाता है, तो क्या बताएंगे, केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन वसूलता कौन है, यहीं से स्टाम्प शुल्क से ही बार बार पूछा जाता है कि वसूलता कौन है, लगाता कौन है। तो कौन वसूलेगा, राज्य सरकार वसूलेगा, और लगाएगा कौन ये कर, ये केंद्र सरकार लगाएगा, और इसका उपभोग कौन करेगा, यानी उपयोग कौन करेगा, वो भी राज्य सरकार करेगा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। और अनुच्छेद 269 देखेंगे, अनुच्छेद 269 में बताया गया है कि कुछ कर ऐसे होंगे जिसको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूला जाएगा, लेकिन ये केंद्र सरकार के द्वारा वसूले गए कर को राज्य सरकार को दे दिया जाएगा, यानी राज्य सरकार ही उसका उपभोग करेगा। जिसके अंतर्गत देखेंगे रेलवे किराया भाड़ा, यानी जो रेलवे का टिकट लेते हैं आप, वो कौन निर्धारित करता है कितना किराया होगा, वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। यानी वो कर कौन लगा रहा है, वो केंद्र सरकार लगा रही है। आप कोई पार्सल भेजते हैं रेलवे के माध्यम से, तो वो भाड़ा कौन निर्धारित करता है, वो केंद्र सरकार निर्धारित करता है, और इसको वसूलता भी कौन है, केंद्र सरकार वसूलती है। आप देखेंगे जो रेलवे में अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तो केंद्र सरकार इन सब का निर्धारण कर रही है, ये सब कर लगा रही है, और केंद्र सरकार के ही अधिकारी कर्मचारी यानी केंद्र सरकार के द्वारा यानी संघ के द्वारा ही वसूला भी जा रहा है। लेकिन जो ये कर वसूला जाएगा, जो धन वसूला जाएगा, वो संबंधित राज्य को दे दिया जाएगा, और उसका उपभोग कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। तो जिसमें देखेंगे रेल किराया भाड़ा और समाचार पत्रों के क्रय विक्रय, जो समाचार पत्र हैं उनका जो क्रय विक्रय होगा, कितने में होगा, क्या होगा, इसका निर्धारण करेगा केंद्र सरकार करेगा, और विज्ञापन पे जो वसूली होगी ये सब कौन उपयोग करेगा, इसका राज्य सरकार करेगा, जबकि इसकी वसूली कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा, और केंद्र सरकार ही इस कर को लगाएगा भी। ठीक है, ये किस में बताया गया, अनुच्छेद
269 में, यानी केंद्र सरकार कर को लगाएगा, कर को वसूलेगा, लेकिन कर को वसूल के राज्यों को दे देगा। ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 269 में। ठीक है, और अनुच्छेद 270 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 270 में बताया गया है कि कुछ कर ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूले जाएंगे, लेकिन जो वसूला गया धन होगा, वसूला गया कर होगा, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बांट लेंगे। और ये जो बंटवारा किया जाता है, ये कभी कभी संसद विधि बना के करती है, यानी संसद के द्वारा विधि बना के भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य करों का बंटवारा किया जाता है। और कई बार वित्त आयोग भी इस बंटवारे का सुझाव देता है, यानी वित्त आयोग के सुझाव पे भी करों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किया जाता है, यानी संघ सरकार और राज्यों के मध्य सरकार के बीच बंटवारा करों का किया जाता है। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा किसके सुझाव पे किया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है कि किसके सुझाव पे करों का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य। तो क्या बताएंगे? वो वित्त आयोग के सुझाव पे केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा किया जाता है। और केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे का प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ये भी पूछा जाता है। तो किस में किया गया? अनुच्छेद 270 में किया गया, केंद्र और राज्य के मध्य करों के बंटवारे से संबंधित प्राविधान। ठीक है, और ये भिन्न कृषि आय पर लगाए जाने वाले कर से संबंधित ये होता है। ये जो कर लगाया जाता है, ये भिन्न कृषि आय पर लगाए जाने वाला कर होता है, जिसको केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार ही वसूलती है, लेकिन करों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य कर दिया जाता है, कभी कभी संसद विधि बना के, कभी कभी वित्त आयोग की सिफारिश पे। तो ये तीनों अनुच्छेदों के माध्यम से आपने क्या देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा कर, तीनों कर क्या हैं, तीनों प्रकार के ये जितने कर हैं, ये सब क्या लगाए जा रहे हैं? केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और जिसमें से देखेंगे ये जो बीमा योजना, चेक, हुंडी, स्टाम्प शुल्क, ये है, ये राज्य सरकार के द्वारा वसूला जा रहा है। बाकी ये सारे कर किसके द्वारा वसूले जा रहे हैं? ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जा रहे हैं। देखिए, इसमें स्टाम्प शुल्क वाला विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता है। रेलवे किराए वाला भी ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हमेशा दिमाग में क्या बैठा रहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी, उपयोग करेगी, वसूलेगी सब। ठीक, तो यहाँ से कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। और देखेंगे अनुच्छेद 273। अनुच्छेद 273 में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, क्या क्या? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, ये 4 राज्य हैं जहां पे जूट का उत्पादन होता है। ये जूट उत्पादक राज्य हैं भारत के। कौन से 4? बिहार, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल। ये चारों जूट उत्पादन करते हैं, इसीलिए ये जूट उत्पादन और निर्यात के बदले संघ सरकार द्वारा कुछ विशेष अनुदान दिया जाता है। किसको? राज्यों को। राज्यों को, ये जो 4 राज्य हैं, इनको विशेष अनुदान क्यों दिया जाता है? जिससे ये जूट का उत्पादन करें और निर्यात करें, यानी जूट के उत्पादन और निर्यात के बदले संघ सरकार विशेष अनुदान देता है। किन राज्यों को? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम को। 4 राज्य हैं जिनको विशेष अनुदान राज्य सरकार देता है जूट उत्पादन और निर्यात के लिए, जूट के उत्पादन और निर्यात के लिए। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किन 4 राज्यों को जूट के उत्पादन और निर्यात के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है? तो वो किन 4 राज्यों के लिए? इन 4 राज्यों का नाम याद रखेंगे। और अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि जूट उत्पादन के निर्यात के बदले संघ सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को अनुदान देती है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 273 के तहत। ठीक, और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि वित्त आयोग के सिफारिश पे संघ सरकार राज्यों को अनुदान देगा। ठीक, यहाँ पे राज्यों को अनुदान देने की बात की गई है। राज्यों को सामान्य रूप से सभी राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, और किसकी सिफारिश पे? वित्त आयोग की सिफारिश पे। यहाँ पे भी हमने यही बताया कि वित्त आयोग की सिफारिश पे केंद्र सरकार लगभग 30% अनुदान देता है। ठीक, वही चीज अनुच्छेद 275 में बताया गया है कि केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिश पे राज्यों को अनुदान देगा, लेकिन जो विशेष अनुदान की बात की गई वो अनुच्छेद 273 में, लेकिन अनुदान की बात किस में की गई? अनुच्छेद
1975 में की गई है। ठीक, जो ये विशेष अनुदान है ये 4 राज्यों के लिए केवल है, और ये जो अनुदान है ये भारत के लगभग सभी राज्यों के लिए है। ठीक, तो अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार यानी संघ सरकार जो है वो राज्यों को अनुदान देती है, लेकिन अनुच्छेद 273 के तहत विशेष अनुदान देती है 4 राज्यों को। ठीक, और ये जो अनुदान देती है केंद्र सरकार, जो अनुदान राज्यों को अनुच्छेद 275 के तहत देती है, ये दिए गए अनुदान का लगभग 10% वापस करना पड़ेगा किसको, जो विशेष राज्य का दर्जा जिन्हें प्राप्त है वो दिए गए अनुदान का लगभग 10% वापस करते हैं। और जो सामान्य राज्य का दर्जा प्राप्त किए हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब क्या हैं, ये सब सामान्य राज्य हैं। तो सामान्य राज्य जो हैं वित्त आयोग के सिफारिश पे जो अनुदान प्राप्त करते हैं उसका 30% उनको वापस करना पड़ता है, सॉरी 70% उनको वापस करना पड़ता है। इसको ध्यान रखेंगे कि अनुदान अनुच्छेद 275 के तहत दिया गया अनुदान सामान्य राज्य कितना वापस करेंगे, 70%, और जो विशेष राज्य हैं वो कितना वापस करेंगे, 10%। ठीक, इसीलिए राज्य ये चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाए, तो उससे उनको क्या लाभ होगा कि जो अनुदान केंद्र सरकार से संघ के द्वारा प्राप्त करेंगे उनको मात्र 10% ही वापस करना रहेगा, तो उनको लाभ ज़्यादा होगा। और देखेंगे अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्ति पे एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त आयोग के गठन का प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 280 में। इसको राष्ट्रपति पढ़ाते समय भी हमने डिस्कस किया हुआ था, आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 280 के बारे में वहाँ भी बताया गया है। ये जो वित्त आयोग होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं इसको देखेंगे, तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ध्यान देंगे वित्त आयोग में कितने सदस्य, 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग। और ये वित्त आयोग काम क्या करता है, इसका कार्य होता है सलाहकारी कार्य होता है वित्त आयोग का। और वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो क्या बताएंगे, संवैधानिक संस्था है। देखिए संवैधानिक संस्था उसको कहेंगे जिसका प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है या किसी अनुच्छेद में किया गया है, वो क्या है, संवैधानिक संस्था है। ठीक, तो वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था है, और इसका कार्य क्या है, सलाहकारी होता है। और देखेंगे अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 281 में बताया गया है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो राष्ट्रपति को वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। और ये जो वित्त आयोग होता है इसका काम हमने बताया कि सलाहकारी होता है, परामर्शदात्री इसका कार्य होता है, और वित्तीय विभाजन की सलाह भी देता है। यही चीज़ हमने अभी बताया कि अनुच्छेद ये जो 270 के तहत कर वसूला जाता है इसको विभाजित करने का सलाह, इसका बंटवारा करने का सलाह भी कौन देता है, वित्त आयोग देता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, वित्त आयोग विभाजन की सलाह देता है, यानी विभाजनकारी सलाह भी कौन देता है, वित्त आयोग देता है। और देखेंगे अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 293 में बताया गया है कि राज्यों द्वारा उधार लेने के संबंध में प्राविधान किया गया, किसमें, अनुच्छेद 293 में। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो राज्य होंगे, जो राज्य सरकारें हैं वो भारत के अंदर उधार ले सकती हैं, चाहे भारत के अंदर किसी भी राज्य से वो उधार ले सकती हैं। लेकिन अनुच्छेद 292 देखेंगे तो अनुच्छेद 292 में संघ द्वारा उधार लेने का प्राविधान किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि केंद्र सरकार भारत के अंदर यानी राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर भी उधार ले सकती है और देश के बाहर से भी उधार प्राप्त कर सकती है, उधार ले सकती है। लेकिन राज्यों के साथ ऐसा नहीं है, राज्य केवल अपने देश में ही उधार ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार चला जाए चीन से उधार ले, तमिलनाडु श्रीलंका से उधार ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो जो अगर बाहर से उधार लेना होगा तो वो कौन करेगा, वो केंद्र सरकार काम करेगा, और राज्य सरकार केवल भारत के अंदर ही उधार ले सकती है। ठीक, और ये जो भारत सरकार उधार लेगी यानी संघ सरकार जो उधार लेगा, अगर भारत के अंदर लेता है सरकार उधार तो वो किससे लेता है, आरबीआई से लेता है। और अगर भारत के बाहर से, अगर विदेशों से उधार लेता है तो किससे लेता है, वर्ल्ड बैंक से लेता है, यानी विश्व बैंक से लेता है। ठीक,
तो कभी कभी छोटी मोटी परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि भारत सरकार भारत के अंदर किससे उधार लेता है, यानी भारत में किससे उधार लेता है, तो आरबीआई से लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और भारत के बाहर किससे लेता है, तो वर्ल्ड बैंक से लेता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर देखते हैं। और आप देखेंगे भारत की आज़ादी के बाद पहले आम चुनाव से लेके लगभग चौथे आम चुनाव तक केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध अच्छे थे, और 1967 में चौथा आम चुनाव होता है, और इस चौथे आम चुनाव में कई राज्य ऐसे होते हैं जहां पे केंद्र सरकार की विरोधी पार्टियों की सरकार बनती है। आपको पता है शुरू में जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद से लगभग चौथे आम चुनाव कांग्रेस की ही सरकार केंद्र और राज्य में रही थी, लेकिन जब 1967 में चुनाव हुआ, आम चुनाव चौथा हुआ, तो इसमें कई राज्य ऐसे उभर के आए जहां पे कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने सरकार बना ली। इस प्रकार देखेंगे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुई और कई राज्यों में कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने सरकार बना लिया। और ये जो विरोधी पार्टियां थीं ये कई मुद्दों पे केंद्र सरकार का विरोध कर रही थीं, जिसमें देखेंगे ये जो विरोध हो रहा था उसमें विधायी कारण था, प्रशासनिक कारण भी था और वित्तीय कारण भी था। ठीक, वित्तीय कारण, चूंकि 3 प्रकार के संबंध केंद्र और राज्य के मध्य थे, इसलिए जो विरोध हो रहा था, जो विवाद उत्पन्न हुआ मुख्य रूप से 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद से, वो मुख्यतः 3 मुद्दों पे विवाद उत्पन्न हुआ, विधायी और प्रशासनिक और वित्तीय। ये 3 मुद्दे थे जिन पे विवाद प्रारंभ हुआ, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे ये वित्तीय मुद्दा ही था जिस पे सबसे गंभीर विवाद पैदा हुआ। और देखेंगे ये जो मुख्य विरोधी पार्टियां थी उसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और केरल। ठीक, केरल 4 मुख्य राज्य थे जहां पे कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने सरकार बनाई थी। और तमिलनाडु के सीएम थे करुणानिधि। ये करुणानिधि ने 1969 में ये नारा भी दे दिया था कि भारत भारतीयों के लिए, तमिलों के लिए, तमिलनाडु तमिलों के लिए। ये नारा किसने दिया? सीएम थे, तमिलनाडु के सीएम थे करुणानिधि। इन्होंने नारा दिया भारत भारतीयों के लिए और तमिलनाडु तमिलों के लिए। इन्होंने ये नारा भी दिया था। ये पूछा जा सकता है कि ये नारा किसने दिया, तो तमिलनाडु के सीएम थे करुणानिधि। और देखेंगे ये जो मुख्य रूप से 4 राज्य थे जिसमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पंजाब, इन राज्यों की मांग थी कि रक्षा, संचार व मुद्रा आदि जैसे जो अति महत्वपूर्ण विषय हैं केवल वही संघ सूची में रखे जाएं, बाकी सभी विषय राज्य सूची में शामिल कर दिए जाएं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भाग 11 में संघ राज्य संबंध में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि कौन से विषय संघ सूची में रखे गए, कौन से विषय राज्य सूची में और कौन से समवर्ती सूची में रखे गए हैं। तो आप देखेंगे जो भी विषय संघ सूची में हैं, ये राज्य क्या मांग कर रहे थे कि उन सभी विषय को राज्य सूची में शामिल कर दिया जाए। सिर्फ अति महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, संचार व मुद्रा, ये जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ यही विषय ही केंद्र सरकार के पास यानी संघ के पास रहें। और देखेंगे इसी मतभेद को, इसी संबंध को सुधारने के लिए केंद्र और संघ के बीच जो संबंध थे, इसी को मधुर बनाने के लिए, इसी को सुधारने के उद्देश्य से समय समय पे विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, विभिन्न प्रकार की समितियों का भी गठन किया गया, जिसमें देखेंगे राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा। ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसको केंद्र सरकार ने नहीं माना। और इसी क्रम में देखेंगे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया जाता है। और ये किसके द्वारा? पंजाब विधानसभा के द्वारा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया जाता है। और कब पारित किया जाता है? 1973 में। इसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये पूछ लेता है कि राजमन्नार आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से है।
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से है। कब आनंदपुर प्रस्ताव पारित किया गया था? 1973 में। ये जो आनंदपुर है, आनंदपुर साहिब, ये स्थान का नाम है जो पंजाब में है, ठीक है। और इसको ध्यान रखेंगे कि कब इसका गठन किया गया था राजमन्नार आयोग का? 1969 में तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा। और देखेंगे इसके बाद सरकारिया आयोग का गठन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और सरकारिया आयोग लगभग 5 वर्षों तक केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए समीक्षा करती है। और देखेंगे ये जो सरकारिया आयोग है, इसका गठन जून 1983 में किया गया था। और किसके द्वारा? ये केंद्र सरकार के द्वारा, यानी संघ सरकार के द्वारा, या भारत सरकार कहेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जून 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया जाता है। और ये जो सरकारिया आयोग गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष पंजाब के हाई कोर्ट के जज थे रणजीत सिंह सरकारिया। नाम क्या था? रणजीत सिंह सरकारिया। ये क्या थे? सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? सरकारिया आयोग, ठीक। तो रणजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। और सरकारिया आयोग के अध्यक्ष रणजीत सिंह कहाँ से थे? पंजाब हाई कोर्ट के जज थे। और इस सरकारिया आयोग में एस.आर. सेन और बी. शिवरामन ये सदस्य थे। तो इनके सदस्य से कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सरकारिया आयोग के सदस्य कौन थे? तो एस.आर. सेन और बी. शिवरामन थे, ठीक। और सरकारिया आयोग ने 5 वर्षों तक, कितने दिनों तक? 5 वर्षों तक केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के बाद 4900 यानी 4900 पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार की। और वो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। और कब सौंपी? 1988 में। आपने देखा 1983 में गठन किया गया और 5 वर्षों तक संबंधों की समीक्षा करने के बाद सरकारिया आयोग ने, 5 वर्ष हो गया, 1988 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सरकारिया आयोग ने सौंपी। इस प्रकार देखेंगे सरकारिया आयोग एकमात्र आयोग है जो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध को मधुर बनाने के लिए रिपोर्ट देती है। और इस रिपोर्ट की सिफारिश को केंद्र सरकार पूरी तरह से तो नहीं स्वीकार करती, लेकिन इसके कई प्राविधानों को स्वीकार करती है, इसकी कई सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। तो सरकारिया आयोग ये केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को मधुर बनाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि संघ की मजबूती अनिवार्य है। जो सिफारिश सरकारिया आयोग ने की थी, उसमें से जो सिफारिशें केंद्र सरकार ने स्वीकार की, उसमें क्या था कि संघ की मजबूती अनिवार्य है, यानी संघ को राज्य की तुलना में मजबूत होना चाहिए, यानी राज्यों को संघ की तुलना में कमज़ोर होना चाहिए। इसका समर्थन सरकारिया आयोग ने भी किया और इसको संघ सरकार ने स्वीकार भी किया। और देखेंगे सरकारिया आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यपाल को सक्रिय नेता नहीं होना चाहिए। राज्यों में राज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार का, यानी संघ का प्रतिनिधि होता है, संघ के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है राज्यों में। तो वही कह रहा है कि राज्यपाल को सक्रिय नेता नहीं होना चाहिए। और उसकी नियुक्ति करते समय, जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगे, उस समय जो राज्य का सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, उससे भी सलाह लेनी चाहिए। किससे? सीएम से सलाह लेनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति करते समय। और देखेंगे बहुमत का घर विधानसभा होना चाहिए, राज्यपाल भवन नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? सरकारिया आयोग ने कहा अपनी सिफारिश में कि बहुमत का घर विधानसभा होना चाहिए, राज्यपाल का भवन नहीं होना चाहिए, राज्यपाल भवन नहीं होना चाहिए। और सरकारिया आयोग में ही ये भी सिफारिश किया गया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्य विधानसभा की अनुमति से करना चाहिए। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाएगा वो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन विधानसभा की अनुमति से लगाया जाना चाहिए संबंधित राज्य में। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश कौन सा आयोग करता है, इसको ध्यान रखेंगे।
तो सरकारीय आयोग करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन सा आयोग करने की बात करता है, कौन सा आयोग सिफारिश करता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने की, तो कौन करता है, सरकारीय आयोग करता है। और सरकारीय आयोग योजना आयोग और वित्त आयोग में परस्पर समन्वय स्थापित करने की भी बात करता है, यानी सरकारीय आयोग की सिफारिश में ही कहा गया कि योजना आयोग और वित्त आयोग में परस्पर समन्वय होना चाहिए, वित्त आयोग और योजना आयोग में। चूँकि आपको हमने शुरू में ही बताया कि 70% जो धन होता है वो योजना आयोग के द्वारा राज्य को दिया जाता है और 30% वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो ये तो थी प्रमुख सिफारिशें सरकारी आयोग की, जिसको संघ सरकार ने यानी भारत सरकार ने स्वीकार कर ली। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कभी कभी दे देता है पहचानने के लिए कि कौन सी सरकारी आयोग की सिफारिश है जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तो भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत आपको इतना ही पढ़ना है, यानी केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।